Hello everyone, welcome to Samarth Academy free of cost YouTube course specifically designed for students who are preparing for PSSB examinations like Punjab Patwari examination, Excise Inspector, Senior Assistant, नैब तहसीलदार, जेल वार्डन या फिर अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप सेंटर लेवल पे एसएससी, आईबी या रेलवेज को तैयार कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं मिडीवल हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर एंशियंट हिस्ट्री आपने हमारे साथ कंप्लीट नहीं करी तो उसकी वीडियोस भी यूट्यूब चैनल के अंदर अवेलेबल है, आप उसको भी काइंडली देख लें और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके आप काइंडली अपनी कंप्लीट कर लें एंशियंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडीवल हिस्ट्री की। पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें मिडीवल हिस्ट्री में वो सारे शासक या राजा आ जाएंगे जो मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे और हमारे देश को कंट्रोल करते हैं। मिडीवल समय उसको कहा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री वो समय को कहा जाएगा जब यूरोपियंस हमारे देश में एंटर कर जाएंगे और यूरोपियंस कंट्रोल करेंगे, रूलिंग अथॉरिटी में आ जाएंगे। पॉलिटिकल लेवल पे कौन देश को कंट्रोल कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड रखा है। और आज अगर हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है मिडीवल, तो मिडीवल हिस्ट्री में मुसलमान राजाओं की इसके मतलब हमने बात करनी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि पहला मुसलमान राजा हमारे देश में आया कौन, मुस्लिम फाउंडर पहला बना कौन हमारे देश में से, किसके हाथ पावर शिफ्ट हुई जब ये मुसलमान शासक हमारे देश में स्टार्ट हुए। और यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान जो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स में से उनका नाम आता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से उनका नाम आता है। अपने समय में शब्द भेदी कला के एक्सपर्ट माने गए हैं, यानी ध्वनि की आवाज़ पे तीर लगाने की क्षमता रखते थे अपने समय पे, और एथिक्स के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन माने गए हैं। ये पर्सन फाइनली तराइन के 2 युद्ध होंगे, तराइन के सेकेंड युद्ध को हारेंगे फ्रॉम मोहम्मद गौरी। और जब ये युद्ध हारेंगे तो ना सिर्फ वो एक वॉर हारेंगे बल्कि अपना पूरा एम्पायर हार जाएंगे। साथ ही साथ कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वॉर रहेगी, बिकॉज कम्युनिटी उसके बाद पूरी इंडियन कम्युनिटी 800 सालों के लिए एक बार गुलामी में चली जाएगी। कई वॉर्स इतनी ज़्यादा डिसाइसिव हो सकती हैं, उसमें से तराइन का ये सेकेंड युद्ध बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव युद्ध या वॉर मानी जाती है हमारी इंडियन हिस्ट्री की। इसमें दिल्ली प्लस अजमेर की जो एम्पायर था, जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर था, वो मोहम्मद गौरी जीत जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ कन्नौज में भी एक राजा थे जयचंद, उनको भी हरा के कन्नौज का एरिया भी वो जीत जाएंगे। मोहम्मद गौरी फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर माने जाते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जब पहला युद्ध होता है तराइन का तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी को माफ़ करके वापस भेज देंगे। यहाँ पे फॉरगिवनेस का वो डार्क चैप्टर आता है। मैक्सिमम तौर पे 95% फॉरगिवनेस एक स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह आपको सिचुएशन को बेटर करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन 5% ऑफ द टाइम्स अगर आपने फॉरगिवनेस दे दी तो सामने वाला पर्सन इतनी बड़ी हार्म आपको पहुंचा सकता है कि वो आपकी जनरेशन तक आगे चलेगी। और पृथ्वीराज चौहान की माफ़ी जनरेशनल डिफ़िकल्टीज लेके आती है फॉर द इंडियन कम्युनिटी, जब सारे ही उसके बाद गुलामी के अंडर इंडियन कम्युनिटी को जाना पड़ेगा आफ्टर द सेकेंड वॉर ऑफ तराइन। और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ स्टार्टिंग के इन्वेडर्स के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जामिनेशन में आपके साथ क्वेश्चन रहता है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लिए। हाँ जी, फर्स्ट आपकी मुस्लिम इन्वेशन किसके द्वारा की गई? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन का क्रेडिट जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश को 712 एडी में कॉन्कर किया और सिंध वाला पार्ट उन्होंने कॉन्कर कर लिया। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई और सिंध एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम उमायद खलीफा जो है उनके जनरल माने जाते हैं और नेफ्यू भी माने जाते हैं अल हजाज के। तो ये इनकी और भी कैटेगरीज हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आता है कि वो किसके जनरल थे, मोहम्मद बिन कासिम या फिर किसके नेफ्यू थे। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नाउ उस समय पे कुछ वॉर्स हुई जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। मोहम्मद बिन कासिम की वॉर हुई है दाहिर राजा के साथ और ये वॉर बहुत ही फेमस रिवाड़ की वॉर मानी जाती है। इस वॉर में दाहिर जो है उनको डिफीट कर दिया गया था बाय मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर आगे जाके लास्ट
हिंदू किंग भी बनेंगे, ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ जो सिंध को एरिया को कैप्चर करके बैठे थे दाहिर, वो आखिरी राजा रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के कैप्चर में आ जाएगा सिंध का एरिया, और फाइनली बैटल ऑफ अरौड़ में दाहिर राजा को किल कर दिया जाएगा। तो आपने याद रखना है, किंग दाहिर जो है वो सिंध के आखिरी हिंदू राजा माने जाते हैं, और इनकी बैटल होती है मोहम्मद बिन कासिम के साथ। दो बैटल्स आप याद रखें, रिवाड़ की बैटल वेरी फेमस, और सेकंड बैटल आपकी बैटल ऑफ अरौड़ भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स। अब इन्वेजन्स के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इन इन्वेजन्स के स्टार्टिंग इन्वेजन्स का मतलब है एक बार अटैक करने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहता था? मनी लॉन्ड्रिंग रहता था मेजर ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहां से मटेरियल वेल्थ वो अपनी जगहों पे वापस ले जाते थे। और सेकंड रीजन रहता था प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम धर्म, भी उनका ऑब्जेक्टिव रहता था, जो इन्वेजन स्टार्टिंग में होती थी। उसके बाद फाइनली आते आते मोहम्मद गौरी के समय पे आते आते पॉलिटिकल उनके रीजंस बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो इन्वेशंस हुई उनके पीछे जो रीजंस थे वो मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम धर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन हमारे देश पे अटैक करेंगे इन्वेडर के तौर पे, वो मोहम्मद गजनी रहेंगे। तो मोहम्मद गजनी और गजनी एम्पायर को किसने क्रिएट किया वो भी यहाँ पे दिया है, अल्तदिन करके है एक पर्सन जिन्होंने गजनी एम्पायर की क्रिएशन करी। और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद रख लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गजनी एम्पायर क्रिएट किसने किया, और फाइनली हमने बात करनी है महमूद गजनी की, बिकॉज इंडिया के साथ कनेक्शन महमूद गजनी का था। इनकी 17 रेड्स हुई थी इंडिया पे, जिसके बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, मोहम्मद गजनी से पहले कौन था उसका क्वेश्चन भी आता है। इस्माइल उससे पहले थे, जस्ट उससे पहले, जो गजनी एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे। मोहम्मद गजनी के मल्टीपल इन्वेशंस हमारे देश पे देखी गई, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 17 टाइम्स उन्होंने हमारे देश पे रेड किया। 1000 से लेके 1027 एडी तक मल्टीपल रेड्स हमने देखी ऑफ मोहम्मद गजनी, या महमूद ऑफ गजनी भी आप उन्हें कह सकते हैं। उनकी डिटेल्स यहाँ पे बाकी मेंशन्ड है। जो फेमस आपके जो पर्सन, जो ये सारे गजनी एम्पायर के सबसे फेमस पर्सन है महमूद गजनी। और यहाँ पे उन वॉर्स के बारे में भी बताया गया है। उनकी वॉर्स हमारे देश में स्टार्ट हो गई 1000 एडी से पहली वॉर, और 1027 एडी तक उनकी मल्टीपल इन्वेशंस रही देश पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेशन जो मानी जाती है महमूद ऑफ गजनी की रही, वो रही सोमनाथ टेम्पल की इन्वेशन, जो कि 1025 एडी में हुई, और टोटल 17 रेड्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेशन है ये वाली 1025 एडी। ही अटैक द मोस्ट सेलिब्रेटेड उस टाइम पे टेम्पल जो था, दैट इज सोमनाथ टेम्पल गुजरात। सोमनाथ टेम्पल की भी अपने आप में बहुत खासियत है। सोमनाथ टेम्पल कहा जाता है इसके बारे में कि ये टेम्पल को मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन जितनी भी बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया, जब नेक्स्ट टाइम ये बनता था उससे भी ज़्यादा विशाल और उससे भी ज़्यादा मान्यता बन जाती थी इस टेम्पल की। तो सोमनाथ टेम्पल करंटली भी बहुत ही फेमस टेम्पल है, गुजरात में जगह है सोमनाथ टेम्पल। नेक्स्ट हमने ये बात कर चुके हैं, इनकी इन्वेशंस जो मल्टीपल रही वो 1000 से 1027 तक, और इनको बुद्ध शिकन नाम का एक टाइटल से भी इनको प्रभावित थे। ये बुद्ध शिकन का मतलब होता है स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो ये जब मंदिर या टेम्पल्स पे अटैक करते थे तो वहाँ के स्टैचूज को भी थोड़ा सा डिसफिगर करवा देते थे। तो ये जो है बुद्ध शिकन नाम इसी वजह से इनका पुट किया गया है। ये सब जो डिटेल्स है अब आपने याद रखनी है रिगार्डिंग महमूद ऑफ गजनी। कहाँ कहाँ पे अटैक किया, उस समय पे कौन था वहाँ पे राजा। जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1000 एडी में जो पहला अटैक हुआ उस समय पे जयपाला था उस बैटल में, और बैटल ऑफ वाहिंद कहा जाता है उस बैटल को। और फाइनली जो हम बात कर रहे थे कि सोमनाथ टेम्पल पे जब अटैक किया तो वहाँ जो राजा थे वो भीम वन राजा थे, और वो चालुक्यन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उनके मेजर रीजंस ऑफ अटैक वाज रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, नॉट पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या है कि वो इस्लाम धर्म की प्रोपोगेशन के लिए भी अटैक करते थे, वहाँ से जो मटेरियल वेल्थ मिलती थी उसे भी कैप्चर करने के लिए अटैक करते थे, लेकिन वहाँ रूल एस्टैब्लिश करने के लिए अटैक नहीं करते थे। तो ये आपने याद रखना है। स्टार्टिंग के जो 2 इन्वेडर्स हैं वो अटैकर्स हैं, इन्वेडर्स हैं, रूलर्स नहीं बनना चाहते। नेक्स्ट देखें, ये टाइटल सारे ही महमूद ऑफ गजनी के टाइटल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, जिसमें बुद्ध शिकन काफ़ी बार आता है आपका एग्जाम में, और गाजी का टाइटल भी इनको मिला था। मल्टीपल और टाइटल्स भी हैं, आप एक बार इसको पीडीएफ से लर्न कर लेना। बुक्स एंड ऑथर्स, इनके समय पे कुछ खास बुक्स को बनाया गया और उनके ऑथर्स का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि किताबुल हिंद बुक जो है इनके समय पे लिखी गई।
किताबुल हिंद की जगह इसको कई बार ताकीके हिंद भी कह दिया जाता है, और ये किताब लिखी है अलबरूनी ने। इसके अलावा शाहनामा बुक जो है वो फिरदौसी ने लिखी है, इन्हीं के समय पे ये एग्जिस्ट करते थे। किताबुल यामिनी बुक जो है वो उतबी ने लिखी है, वो भी इसी समय पे एग्जिस्ट करते थे। 3 बुक्स इनके समय पे लिखी गई हैं, और उनके ऑथर्स भी आपको पता होने चाहिए, वो ऑथर्स भी इन्हीं के समय पे एग्जिस्ट करते थे। फाइनली अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी पे आना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से मुसलमान एम्पायर की स्टार्टिंग हुई है हमारी कंट्री के अंदर। मोहम्मद गौरी जो हैं, इनको पॉपुलरली जो है मोहम्मद गौरी के तौर पे पहचाना जाता है। इनका ओरिजिनल नाम था ये जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आप इसे याद कर लें। ओरिजिनल नेम ये था, लेकिन हम इनको कैसे पहचानते हैं? मोहम्मद गौरी के नाम पे पहचानते हैं। मेजरली ये फाइट करेंगे पृथ्वीराज चौहान के साथ। हालांकि उस समय पे मल्टीपल और एम्पायर्स और मल्टीपल और रूलर्स एग्जिस्ट करते थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर को कंट्रोल करते थे, जयचंद कन्नौज को कंट्रोल करते थे, सोलंकी किंग्स जो मूलराज टू वो कंट्रोल करते थे गुजरात को, और सेना किंग लक्ष्मण सेना जो हैं वो कंट्रोल करते थे बंगाल और उसके आसपास की जगहों को। तो मल्टीपल अदर किंग्स रूल करते थे अलग अलग एरियाज़ को, लेकिन मेजर फाइट जिसे हम याद रखते हैं वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की फाइट है। वो बैटल ऑफ तराइन 1 एंड बैटल ऑफ तराइन 2 बहुत ही फेमस, और बैटल ऑफ तराइन 2 एक डिसाइसिव बैटल बन जाएगी जब उसके बाद मुसलमान एम्पायर की स्टार्टिंग हो जाएगी इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में आज भी पूछा जाता है। इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 800 ईयर्स दिल्ली के ऊपर इंडियन रूलर नहीं बैठेगा फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, और ज़्यादा प्रभावित हो गए। वैसे तो जो लास्ट हिंदू किंग माने जाते हैं वो हेमू माने जाते हैं, लेकिन उनका समय बहुत ही ब्रीफ रहा और बहुत ज़्यादा प्रभावित फैसले ना कर पाए फॉर द सोसाइटी। तो मेजरली जो किंग दिल्ली पे राज करेंगे वो पृथ्वीराज चौहान ही करेंगे। इसके बाद मुस्लिम एम्पायर रहेगा काफ़ी सालों तक, और उसके बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा दिल्ली के ऊपर। तो 800 यानी कि 1947 में उसके बाद एक इंडियन जो है वहाँ पे हम अपने जो है हेडक्वार्टर या हमने अपना वहाँ पे कैपिटल स्थित किया है, और इंडियंस वहाँ पे गवर्न करने आए हैं। 800 ईयर्स प्लस की जो प्रॉब्लम समझ सकते हैं या फिर रूल समझ सकते हैं, वो बदल जाएगा। नेक्स्ट देखें, मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी जो है कहा जाता है ये रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर माने गए हैं इन इंडिया। और बैटल किससे जीती थी? इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बैटल जीती थी। कुछ किताबें ऐसी हैं, हिस्टोरिकल बुक्स ऐसी हैं जिसमें कहा जाता है 17 बार उन्होंने आपस में फाइट करी, जिसमें 16 बार तो पृथ्वीराज चौहान जीते और फाइनली एक बार जो है गौरी जीते। लेकिन उसकी हिस्टोरिसिटी अभी भी उसमें जो है डाउट है, उस डिबेटेबल है। इसलिए एटलीस्ट आपको 2 बैटल्स एग्जामिनेशन पर्पस में 2 बैटल्स आपने याद रखनी है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। नाउ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जैसे कि ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैटल हुई है 1191 में, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई है। फाइनली 1194 में जयचंद के साथ भी उनकी फाइट हुई मोहम्मद गौरी की, और जयचंद का कन्नौज एम्पायर भी जो है गौरी के पास चला जाएगा। तो ये 3 बैटल्स मेजरली आपने याद रखनी है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर माने गए हैं अपने समय के। चहमान्ना डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, राय पिथौरा भी इन्हीं का नाम है। चहमान्ना या चौहान डायनेस्टी राजपूत डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये सन थे सोमेश्वर, किंग सोमेश्वर एज वेल एज क्वीन कर्पूरा देवी के ये बेटे माने जाते हैं। संयुक्ता नाम की एक राजकुमारी के साथ इनकी लव स्टोरी भी बहुत फेमस है। संयुक्ता जो कि जयचंद यानी जो कन्नौज के राजा थे उनकी डॉटर मानी जाती है, और वो मैरिज करना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन जयचंद बिकॉज उनकी रिवलरी थी, पहले से ही उनकी आपस में डिसकनेक्ट था विद पृथ्वीराज चौहान, तो वो एक स्वयंवर तय करेंगे संयुक्ता का, जिसको संयोगिता भी कहा जाता है कुछ किताबों में, और उसमें इंटेंशनली पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ इनविटेशन तो नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको इंसल्ट करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को गेट कीपर के तौर पे एक स्टैचू बना दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान जैसा, और उसको गेट कीपर के तौर पे वो अपने द्वार पे रख देते हैं। और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान वो एंटर करेंगे उस स्वयंवर में, और संयुक्ता जो है वो सभी राजकुमारों को वहाँ रिजेक्ट करते हुए उस गेट कीपर स्टैचू को वरमाला पहना देगी। और हमारे हिंदू या फिर हमारे इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से
स्वयंवर में राजकुमारी जिसको भी वरमाला पहना दे या सिलेक्ट कर ले, वो ही उनके उनके साथ ही उनकी मैरिज का फैसला किया जाता है। तो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान उनको वहां से ले गए, लेकिन इस चीज ने जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की रिवलरी या दुश्मनी और इंक्रीज कर दी। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, जो कि राजपूत ही थे, वो इनवाइट करेंगे गौरी को। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रहता है कि ट्रेचरी किसने की, यानी धोखेबाजी देश के साथ किसने की जब गौरी को इनवाइट कर लिया गया। तो यहाँ पे धोखेबाजी का इल्ज़ाम जो है वो जयचंद राजा पे जाता है, जिन्होंने गौरी को इनवाइट किया और उनके साथ कोलैबोरेट करके सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को वो हराएंगे। तो इसी की डिटेल्स यहाँ दी हैं। ये कहानी जो है ये पृथ्वीराज रसों में दी गई है, जो संयुक्ता राजकुमारी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी। और ये कहानी लिखी गई है बाय चांद बरदई, जो कि कोर्ट पोएट माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट के। नाउ यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है। ये पृथ्वीराज चौहान एंड संयुक्ता की कहानी यहाँ दी गई है, जो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। आपको मेनली ये बात पता होनी चाहिए कि संयुक्ता किसकी डॉटर थी और उनकी मैरिज किसके साथ होती है। ये आगे जाके डिस्कॉर्ड का या आपस में डिसएग्रीमेंट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के डिसएग्रीमेंट्स और बढ़ जाएंगे इस रीजन से। फाइनली आपकी बैटल ऑफ तराइन स्टार्ट हो जाएगी। मोहम्मद गौरी जब अटैक कर देंगे बठिंडा को, जो पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी का हिस्सा है, तो बैटल ऑफ तराइन स्टार्ट हो जाएगी। बैटल ऑफ तराइन, तराइन एक्चुअल में 80 माइल्स फ्रॉम दिल्ली एक फील्ड है जो बैटल फील्ड बन जाएगी। और ये युद्ध, पहला युद्ध जब होगा, तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजेता रहेंगे, लेकिन जब ये विजेता होंगे और गौरी उसमें वूंड भी हो जाएंगे, उनको चोट भी लगेगी काफ़ी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उनको माफ़ी दे देते हैं इस समय पे और कहते हैं आप चले जाएं अपने गजनी एरिया की तरफ और वापस मुड़ के इंडिया की तरफ, भारत वंश की तरफ आप वापस मुड़ के ना आए काइंडली, और आपको मैं माफ़ करता हूँ, आपको एक गलती आपकी हुई है, मैं इसको माफ़ी देता हूँ। कुछ किताबें हमारी हिस्टोरिकल इंडियन बुक्स कुछ कहती हैं कि मल्टीपल टाइम्स पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ़ कर दिया कि वो चले जाएं, मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, आप काइंडली दोबारा इस तरफ ना आएँ, ये हमारा जो यहाँ पे एम्पायर एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन ये माफ़ी जो है वो ना सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को बल्कि कंप्लीट इंडिया के लिए ये माफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी। तभी कहा जाता है कि 95% ऑफ द टाइम्स तो फॉरगिवनेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, लेकिन 5% ऑफ द टाइम ये डेडली भी हो सकता है। अगर किसी ऐसे पर्सन को माफ़ी दे दी जाए जो आपके अगेंस्ट वर्क करने लग जाए, तो वो माफ़ी आपको आने वाले समय के लिए ना सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का एम्पायर यहाँ पे ख़त्म होगा, बल्कि इंडिया के इंडिजीनस राज्य का भी यहाँ पे ख़त्म होगा। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी को 800 ईयर्स के लिए उसके बाद बाहरी कुछ शासकों से रूल होना पड़ेगा। द रीज़न इज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का मौका ही इसलिए आया क्योंकि मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया गया। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की बात करें, ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी और जयचंद आपस में कोलैबोरेट कर जाएंगे और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाएगा। इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में अजमेर और दिल्ली दोनों ही ऑक्युपाइड कौन कर लेंगे? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी हालांकि कहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली रूल करने कभी नहीं आएंगे, वो अपना गुलाम भेज देंगे यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे और दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होगी। इसकी बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, मोहम्मद गौरी अपने स्लेव को आगे भेजते हैं, यानी कि अपने गुलाम को, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे। तो इंडिया को रूल करने आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर पृथ्वीराज चौहान। फाइनली डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान भी डिबेटेबल है। मल्टीपल अलग अलग किताबें हैं, वो अलग अलग बातें कहती हैं पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बारे में। कुछ कहते हैं कि जैसे ही वो हारे, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मोहम्मद गौरी, जैसे ही वो गौरी से हारे मोहम्मद गौरी ने उनको किल कर दिया। कुछ लोग कहते हैं वो उनको गजनी ले गए, वहां जाके उन्होंने उनको किल कर दिया। और कुछ और भी कहानी है, जो सबसे फेमस कहानी है इसके अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ संयुक्ता का भी लास्ट जो चैप्टर है वो ये है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारेंगे, संयुक्ता जो संयोगिता जो कि जयचंद की डॉटर माने जाते हैं, वो जौहर क्रिएट कर लेंगे। जौहर भी इंडियन राजपूत विमेन की एक बहुत ही स्ट्रांग प्रथा थी। जब उनकी साइड ऑफ द राजपूत, जो उनकी साइड से फाइट कर रहे हैं, वो हारने वाली साइड आ जाएं, तो वहाँ की सारी विमेन एंड अदर पीपल
वो जौहर यानी कि अपने आप को अलाइव बर्न कर लेते हैं। ये वहाँ की प्रथा जौहर, बहुत ही फेमस। इस पे एक मूवी भी बनी है, सेम कहानी पे नहीं, लेकिन हाँ ये सेम प्रथा के ऊपर, जौहर की प्रथा। ये पद्मावत महाकाव्य भी इसी के ऊपर निर्धारित है, इस प्रथा के ऊपर। नेक्स्ट देखें, द फेमस, अब कौन सी फेमस, सबसे फेमस एंड एक्सेप्टेड स्टोरी अबाउट पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बारे में जो लोगों के अंदर फ्लरिश्ड है, वो ये है, पृथ्वीराज चौहान जब उनको गजनी ले जाया जाता है तो वहां जाके वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं जो है तीरंदाजी करना चाहता हूं, और कहा जाता है उससे पहले उनकी आंखें भी निकाल ली जाती हैं, यानी उनको ब्लाइंड कर दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो इतनी क्रुएलिटी, गौरी जिनको उन्होंने माफ किया था आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वो इतनी क्रुएलिटी पे आ जाएंगे कि वो उनकी आंखें निकाल लेंगे पृथ्वीराज चौहान की। और उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं तीरंदाजी करना चाहता हूं और चांद बरदई की मदद लूंगा उस तीरंदाजी में। कहा जाता है वो तीरंदाजी के शो में, यानी कि उस आर्चरी के शो में, चांद बरदई से वो कहते हैं कि आप मुझे एग्जैक्ट गौरी की लोकेशन बता दें कि वो कहाँ बैठे हैं, और मैं तीर उनको डायरेक्टली जो है उनकी साइड जो है वो थ्रो करूंगा और उनको किल कर दूंगा। ये एक प्लान रहता है चांद बरदई, जो कि उनके कोर्ट पोएट एज वेल एज फ्रेंड थे, और पृथ्वीराज चौहान का। और एक बहुत ही फेमस कविता इसको लेके है। वो कविता कहती है, 4 बांस 24 गज, उंगल आसत परमान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये बहुत ही फेमस कविता है। कहा जाता है चांद बरदई पृथ्वीराज चौहान को एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि गौरी कहाँ बैठे हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब है 4 beams 24 hands 9 fingers is the distance above दैट सुल्तान इज डू नॉट मिस चौहान। तो ये एक प्रकार की इंडिकेशन है कि सुल्तान कहाँ बैठे हैं, जो मोहम्मद गौरी हैं। कहा जाता है उन्होंने तीर मारा, लेकिन हाँ वहाँ से वापस कोई नहीं आ पाया। ये भी एक फैक्ट है कि ना ही मोहम्मद गौरी इंडिया की तरफ वापस आए, ना ही पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे वापस आए। कहा जाता है वो दोनों ही सरवाइव ना कर पाए वहाँ पे। मल्टीपल कहानियाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में चलती हैं, जिसके ऊपर डिबेट्स भी होती रहती हैं। यस, नाउ फाइनली अब आपने क्या याद रखना है कि बैटल ऑफ एक चंदवार, ये भी इंपॉर्टेंट बैटल है। इसमें जयचंद, जो कि एक प्रकार की ट्रेचरी करेंगे हमारी कंट्री के साथ, वो इसमें हारेंगे फ्रॉम मोहम्मद गौरी। तो ट्रेचरी का भी लास्ट रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं निकल पाएगा। जितने भी लोग ट्रेचरी करेंगे, आगे भी आने वाली कहानियों में जितने भी लोग धोखेबाजी करेंगे, उनको भी लास्ट में एम्पायर नहीं मिल पाएगा, जो जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी धोखेबाजी की है अपने लैंड के साथ। तो ये जयचंद जो हैं ये भी हारेंगे, और इनकी भी डेथ का इवेंट जो है बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। अब हम इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आपके एग्जाम में क्या आते हैं उसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। देखें ज़रा, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाय, पहली मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में लेड हुई थी, हमने बात की है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 712 AD में ये इन्वेजन हुई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन है तो इनका नाम है। फर्स्ट टर्किश इन्वेजन आ जाए तो फिर मोहम्मद गजनी का नाम आ जाएगा। मुस्लिम एम्पायर के फाउंडर का नाम आ जाए तो फिर गौरी का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच खलीफेट वॉज मोहम्मद बिन कासिम कमांडर ऑफ when he invaded सिंध for the first time in 712 AD। तो जब पहली बार सिंध को उन्होंने कैप्चर किया तो किसके वो जनरल थे, हमने बात की थी उमायद खलीफेट के वो जनरल थे जब उन्होंने पहली बार कैप्चर किया था सिंध को, और दाहिर के साथ फाइट की थी, आपको पता है। नेक्स्ट देखें, which of Mahmud's invasion was praised by the Khalifa and dubbed Mahmud the star of Islamic world। तो इन्होंने जब सोमनाथ इन्वेजन करी थी, सोमनाथ इन्वेजन वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेजन है, 1025 AD की इन्वेजन, और ये जब की थी तब इनको स्टार ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड के तौर पे घोषित कर दिया गया था गजनी को। नेक्स्ट देखें, सोमनाथ टेम्पल वॉज प्लंडर्ड बाय महमूद ऑफ गजनी, अभी बात की है 1025 AD में ये प्लंडरिंग होगी। हालांकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी प्लंडरिंग नहीं थी, बहुत ही फेमस टेम्पल को प्लंडर कर लिया गया था। नेक्स्ट देखें, हु रोट द फेमस पृथ्वीराज रसो, तो हम बात कर चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान के ही कोर्ट पोएट चांद बरदई ने ये कहानी लिखी है, उनके फ्रेंड भी माने जाते थे। उनकी और संयुक्ता या संयोगिता राजकुमारी की कहानी इसमें है। नेक्स्ट देखें, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद ऑफ गौरी वॉज डिफीटेड बाय, तो बैटल ऑफ तराइन जो हैं दोनों ही बैटल्स पृथ्वीराज चौहान और महमूद ऑफ गौरी के बीच में हुई हैं, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई हैं। बस यहाँ तक जो हैं आपके क्वेश्चंस
यहाँ पे हमने क्या आपको आज लर्न किया है, हमने ये देखा है कि किस प्रकार से एम्पायर शिफ्ट हो रहा है, इंडिजिनस राजाओं के हाथों पावर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द मुस्लिम एम्पायर्स, और यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर की स्थापना हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो पहले राजा बन के आएंगे, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमने आती हुई वीडियोस में। थैंक यू।